हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड सेफ. सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एफएम की पाठशाला विद सी अरुण सेतिया. सो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. आई कैन सी अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं. अंकित, श्रुति, ऋषु, यश, पूजा शर्मा, शेफाली, साहिल शर्मा. वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. वेरी वेरी गुड इवनिंग. एकता, मनोज, गरिमा. बच्चे कहते हैं सर हमारा एक भाई नाम जरूर लिया करो, हमें बड़ा अच्छा लगता है. हाँ जी. शुभम त्यागी, सी एस वशु. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. मिन्नी गुप्ता, वेरी गुड इवनिंग. आंचल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. हेलो हेलो हेलो. यस, कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड. ओके, पढ़ाई वढ़ाई सब सही चल रही है आपकी? दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सरन, हेलो. आयुषी, आरुषि, गुड इवनिंग. स्नेहा सोनकार, गुड इवनिंग. वैष्णवी राय, गुड इवनिंग. यस, वेरी गुड बच्चे. पार्थ, वेरी गुड. यस गरिमा, वेरी गुड. चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ. हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में स्टार्ट किया था, ठीक है. एंड कोशिश करेंगे आज हम लोग क्लास को थोड़ा सा बड़ा करेंगे बिकॉज आई वांट टू फिनिश दिस चैप्टर, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, राइट. तो एस्टिमेशन को आज हम वापस करेंगे ख़त्म. ओके ओके ओके. चलिए, गुड 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 गुड. आज आपको बहुत सारा मैं होमवर्क भी दूंगा, और जितने भी एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं, जैसे ही मैं आज ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, आप लोगों को कल एक टेस्ट भी दिया जाएगा आप आपके टेलीग्राम चैनल्स के अंदर ही, ठीक है. तो आपके रिस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल्स में कल एक टेस्ट आएगा. एग्जीक्यूटिव वालों को एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, और प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा. सो आज का चैप्टर हम लोग, यस बिल्कुल अल्पी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है ना. तो आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर. तो कोशिश करेंगे कि बेशक 11:30 12 कब तक भी हो जाए, बट वी विल ट्राई, ठीक है ना. चलो, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन. सम थोड़े ब्लर दिख रहे हैं. आई थिंक आप थोड़ा सा उसको चेक करो, आपका रेजोल्यूशन क्या चल रहा है. नितिश्वट कह रहा है कि क्या इसी चैप्टर का टेस्ट होगा. बिल्कुल इसी चैप्टर का टेस्ट होगा, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का. यस, टेलीग्राम चैनल का लिंक जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. फाइनल वाले में ज्वाइन करेंगे, और एग्जीक्यूटिव वाले में ज्वाइन करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है. मिक्सिंग मत कर दीजिएगा, कहीं एग्जी वाले फाइनल में आ जाओ, फाइनल वाले एग्जी में चले जाओ. ध्यान से पढ़िएगा सब्जेक्ट का नाम, और फिर उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि वो प्रोफेशनल है या एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना. वेरी गुड, वेरी गुड. सर टेस्ट लाइव ले लीजिए. चलो, ओके ओके फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. बट स्टार्ट करने से पहले जो हमने क्लास 1 में पढ़ा था, जस्ट विद इन 5 मिनट्स आई ट्राई टू रिकैप दैट विद यू ऑल, और उसके बाद वी विल स्टार्ट दी क्लास नंबर 2, राइट. सो फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने, इफ़ यू रिमेंबर, तो चैप्टर स्टार्ट किया था वर्किंग कैपिटल का बेसिक हमने स्टार्ट किया था बेटा, ठीक है ना. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जस्ट एक बेसिक चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने समझा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल्स आर देयर. फिर उसके बाद हमने सोचा, इसके अंदर पढ़ा था कि हाउ टू फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है. दैट डिपेंड्स अपॉन कि हम कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट आर दी फैक्टर्स जो कि डिटर्मिनेंट होते हैं फॉर वर्किंग कैपिटल. मतलब हाउ टू डिटरमाइन, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए.
सो बेसिकली द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पर सबको स्टडी करा था. सो एक एक करके मैं फटाफट से रिकैप कराऊंगा. What is the meaning of working capital? I hope everybody knows the amount which is required for day-to-day operation is called as working capital. कुछ definitions ऐसी भी होती हैं. The amount which is blocked in the current assets is called as working capital. So different people have different way to define this working capital, right? But अगर हम general way ढूंढेंगे तो general way यही होता है that the amount which is being invested for day-to-day operations, right? ठीक है. Now how many types of working capitals are there? So if you remember, so generally we have two categories of working capital, one on the basis of investment and the other one is on the basis of time. जब हम इसको investment basis पर bifurcate करते हैं, so we were like having gross working capital and net working capital. So gross working capital was aggregate of current assets. So when we aggregate all our current assets, so the total amount which is invested in the aggregate of current assets, that is called as gross working capital. And net working capital was something like current assets as reduced by current liabilities. Yes, very good. So when we reduce current liabilities from the value of current assets, that gives you the net working capital. Okay. And thereafter on the basis of time, if you remember, so one was gross working, one was your permanent working capital and one was your temporary working capital. See, when permanent की हम बात करते हैं तो I hope so you remember it कि permanent का मतलब क्या होता है, which is required throughout the period. ठीक है, उसको हम long term period के लिए अपने पास block कर लेते हैं. और जब हम temporary की बात करते हैं तो amount which is blocked for short term period which keeps on fluctuating. इस temporary को हम लोगों ने एक और नाम दिया था, that was fluctuating working capital which keeps on fluctuating. कभी वो ज़्यादा चाहिए होती है, कभी कम चाहिए होती है, तो दैट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, उसको बोलते थे हम टेम्परेरी. फिर एक क्वेश्चन आया कि सर फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे होती है, तो मैंने कहा था दैट डिपेंड्स अपॉन योर अप्रोच. सो इफ़ यू आर फॉलोइंग लेट्स से कंजर्वेटिव अप्रोच, तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है वी डोंट वांट टू टेक रिस्क, सो वी डेफर द ऑब्लिगेशंस. सो व्हेन यू डेफर द ऑब्लिगेशंस, सो इन दैट केस इफ़ यू रिमेंबर, तो हम लोग अपनी एंटायर वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करते थे थ्रू लॉन्ग टर्म. ठीक है, सो याद रखिएगा कंजर्वेटिव अप्रोच के अंदर हम फाइनेंसिंग किससे करते हैं, लॉन्ग टर्म से करते हैं, ताकि हमारा जो ऑब्लिगेशन है वो डिफर हो जाए. ऑब्लिगेशन क्या हो जाए, डिफर हो जाए. एंड इन केस ऑफ इफ यू रिमेंबर एग्रेसिव अप्रोच के अंदर वी लव टू टेक द रिस्क. सिंस वी लव टू टेक द रिस्क, देयरफॉर वी यूज टू follow we love to take the obligations, and when you love to take the obligations, so you finance your working capital through short term. And one was your hedging or matching approach. Hedging matching का मतलब होता है risk low, but you have to take that much of risk which is affordable, which is acceptable. So the amount of risk which is affordable, which is acceptable, so meaning thereby we will be financing long term, permanent with the long term and temporary with the short term. So that was like matching principle. उसको हम matching principle भी कहते थे. Very good. So this is all we did till here, and then we moved on to determinant of working capital. So what are the factors जो determine करते हैं working capital requirements को? So I am very sure the first factor was nature of your business. So depend करता है कि आपका business जो है वो manufacturing unit है, trading unit है या service provider है. So if you are a manufacturing unit, definitely working capital requirement will be high. If you are like trading or service provider, so your working capital requirement comparatively will be low, right? अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? नेचर ऑफ बिजनेस के बाद हम लोगों ने इसके अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बिजनेस का साइकिल भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस कौन से साइकिल में चल रहा है, वेदर इट्स अ बूम पीरियड, डिप्रेशन. सो दैट इज बेसिकली द साइकिल जो हमें चेक करनी पड़ती है. सो इन केस ऑफ बूम पीरियड, सो व्हेन वी आर ऑन द टॉप, सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑन द टॉप. बट व्हेन डिप्रेशन इज देयर, जब एकदम से इकोनॉमी जो है वो डाउन चली जाती है, सो आर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है दैट फॉल्स डाउन, वो नीचे गिर जाती है, राइट? ठीक है. फिर उसके बाद हमारी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, फिर हमारी सप्लाई कंडीशंस कैसी हैं. सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच बेसिकली डिसाइड्स
कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसा होगा. सो लेवल ऑफ कंपटीशन, आई होप सो एवरीबडी नोज दैट इफ कंपटीशन इज हाई, सो हमें ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ती है. सो इन दैट केस ऑल्सो योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हाई. एंड वन वॉज, इफ यू रिमेंबर, सीजनल. सो कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो सीजनली ऑपरेटेड होते हैं. सो इन दैट बिजनेस जो कि सीजनली ऑपरेटेड होते हैं, तो जब उनका सीजन चल रहा होता है तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रोडक्शन इज ऑन द टॉप, डिमांड इज ऑन द टॉप, सो वहाँ पर परचेजिंग इज ऑल्सो ऑन द टॉप. तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती होगी. मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो. लाइक अगर हम बात करते हैं एक फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या एक एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो जो कंपनी एसी बनाती होगी या फ़ैन बनाती होगी उसको मालूम है कि उनकी डिमांड समर्स में ज़्यादा होती है. तो समर्स में डिमांड ज़्यादा है तो उसलिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इन्वेंट्री भी ज़्यादा होल्ड करते होंगे. सो देयर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट इन द पीरियड ऑफ देयर सीजन, राइट. ओके. एंड देन उसके बाद इफ़ यू रिमेंबर तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया था, दैट वाज ऑपरेटिंग साइकिल. सो आप में से कौन मुझे बता सकता है, सी व्हेन आई टॉक अबाउट ऑपरेटिंग साइकिल, जब मैं ऑपरेटिंग साइकिल की बात करता हूं तो हमने ये पढ़ा था कि इट इज़ बेसिकली अ ड्यूरेशन. ये एक ड्यूरेशन होता है कहाँ से, फ्रॉम प्रिक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. इट्स अ ड्यूरेशन विच बिगिंस फ्रॉम प्रिक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और कहाँ तक जाता है बच्चे, टिल रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट फ्रॉम डेटर्स. सो बेसिकली ये जो पीरियड होता है, दिस स्पैन इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल. ठीक है जी. सो वर्किंग कैपिटल का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद द ऑपरेटिंग साइकिल. देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द वर्किंग कैपिटल का, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ऑपरेटिंग साइकिल. मीनिंग देयर बाय जितना हमारा ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होगा, जितना हमारा ऑपरेटिंग साइकिल साइज विल बी बड़ा होगा, याद रखना हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी ही हायर साइड पे चली जाती है. सो देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कंपनी. सो देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये ध्यान रखना है हमें. ठीक है. सो आप लिख लीजिएगा, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कंपनी. यस, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया. सो इफ यू रिमेंबर, तो ऑपरेटिंग साइकिल को हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हम लोग पढ़ रहे थे, इफ यू रिमेंबर. सो वी डिवाइडेड दिस ऑपरेटिंग साइकिल इन टू पार्ट्स. वन वाज ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, द अदर वन वाज नेट ऑपरेटिंग साइकिल. So we divided your entire operating cycle in two parts. One is gross, the other one is net. ठीक है जी. So who will tell me when I talk about gross operating cycle? So gross operating cycle के दो components हुआ करते थे. One was ICP, that is inventory conversion period. The other one was RP, that is receivable period. So we have two components for gross operating cycle. One was ICP. ICP की full form is inventory conversion period. The other one is RP, that is receivable period. Very well done. Okay. Now who will tell me when I talk about ICP? When I talk about ICP, ICP का मतलब क्या है? ICP का मतलब क्या है? Inventory conversion period. So can you tell me inventory conversion period will be further bifurcated into three further parts. कौन कौन सा? एक तो RMCP, raw material conversion period, WIPCP, and then FGCP. I hope everyone remembers. This is all what we did in the last class. I have not started yet my new class. This is all what we did in the last class. So just a revision going on. So in case if you have missed out first class, make sure कि आपको पहली क्लास जरूर देखनी है. This is all what we did in the first class, right? Okay, that's good. So ICP के तीन components थे, RMCP, WIPCP, FGCP, and then was your RP. RP stands for receivable period. And who will tell me, in order to get your net operating cycle, the formula was gross operating cycle as reduced by deferral period. So in last class somebody was asking me,
Sir, what is deferral period? What is deferral period? So let me explain you what is deferral period. लिख लीजिए. Deferral period means period for which company got credits. जितना period का company is getting credits, that is called as deferral period. So deferral period is something which is not being offered by the company, but it is being offered to the company. So somebody is offering credit to me, so that is called deferral period. मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा. नाउ लिसन, आई विल गिव यू द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस. आपने मुझे आंसर देना बेटा, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से. सपोज करो I am offering you credit. Suppose you people are my customers, ठीक है? And I sell pen. मैं पेन बेचता हूं. I am offering you credit of 10 days. I am offering you credit of 10 days. Now try to understand. When I am offering you credit of 10 days, meaning thereby I will be getting money after 10 days. Yes. So my 10 days money is being blocked. Okay. बट अगर मैं ये कहूं कि आई एम ऑफरिंग यू क्रेडिट फॉर 10 डेज और जिससे आई परचेज ही इज ऑफरिंग मी पीरियड ऑफ क्रेडिट ऑफ 6 डेज, वो मुझे कितना दे रहा है? 6 दिन. आई एम गिविंग यू फॉर 10 डेज, वो मुझे कितना दे रहा है? 6 दिन. ना कौन मुझे बताएगा? आई एम गिविंग यू फॉर 10 डेज, somebody is giving for 6 days. तो कौन मुझे बताएगा what is the net period जो मेरा ब्लॉक हुआ? नेट कितना पीरियड ब्लॉक हुआ? सर 4 days. I hope so the point is clear to everyone. Very good. So इसको ध्यान रखना है हमें कि नेट पीरियड कितना ब्लॉक हुआ. This is what we need to calculate. What is the net period of blockage? So net period कैसे निकालते हैं? Number 1, what credit I am offering you, that is RP, receivable period, and somebody is offering me is the supplier period. So receivable period minus supplier period is my net operating cycle. क्या समझ आ गया? And such supplier period is called as क्या? Deferral period. So deferral period में क्या क्या आता होगा? Supplier period, lag in wages, lag in overheads. तो जितने मेरे खर्चे डिले हो रहे हैं, so वो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल को रिलैक्स करते हैं, कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं. सो इस तरह से वी यूज टू कैलकुलेट एनओसी. ठीक है? दिस इज हाउ डू वी कैलकुलेट एनओसी. आई एम वेरी श्योर द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. सो डेफरल पीरियड, somebody was asking me in the last class, so I am very sure that बच्चा is clear now that what is the meaning of deferral period, right? That's great. So let's start now. हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर in case RMCP is given as 5 weeks, what does it means? Suppose if company's RMCP is 5 weeks, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? So I told you कि if company's RMCP is 5 weeks, तो इसका मतलब company is maintaining stock of raw material. Company is maintaining stock of raw material. इसको मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो 5 वीक्स लगते हैं जब माल आ जाता है टू द स्टोर्स, उसको 5 वीक्स लगते हैं प्रोडक्शन में जाने में. 5 वीक्स लगते हैं प्रोडक्शन में जाने में. प्लीज पहले शब्दों को ध्यान देना. नाउ लेट्स टेक 5 डेज. थोड़ा आई विल मेक यू इजी फॉर यू. आई विल मेक वेरी इजी फॉर यू. सपोज RMCP is 5 days. ओके, सपोज RMCP is 5 days. प्लीज समझिएगा जरा, प्लीज ध्यान से. मैं आपको लॉजिकल बता रहा हूं, रटवा नहीं रहा, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे. एंड सपोज कंपनी इज परचेजिंग ₹10,000 स्टॉक ऑन एन एवरेज पर डे. On an average, company is purchasing stock of 10,000 rupees per day. Now try to understand this now. Let's say this is my store. Day 1, 10,000 रुपए का स्टॉक आया और ये हमारे स्टोर में चला गया. ओके, मैंने क्या कहा? RMCP is 5 days, मतलब ये जो स्टॉक आया था फर्स्ट डे,
ये यहां से निकलेगा कब? 5 दिन बाद, तो ये अभी हमारे स्टोर में ही रहेगा, राइट? ठीक है। डे 2 10,000 का परचेज और आ गया, क्योंकि कंपनी तो रेकरिंग परचेजेस कर रही है 10,000 ईच डे। सो मेरा क्वेश्चन है, आफ्टर डे 2 माई स्टॉक वॉज 20,000, वेरी वेल डन। थर्ड डे 10,000 और आ गया, फोर्थ डे 10,000 और आ गया, फिफ्थ डे 10,000 और आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 5 डेज हमारे पास स्टॉक कितना हो गया? 50,000 का। अब आप बताएंगे सिक्स्थ डे क्या होगा? व्हाट विल हैपन ऑन सिक्स्थ डे? सिक्स्थ डे क्या होगा? फर्स्ट डे वाला प्रोडक्शन में चला जाएगा, फर्स्ट डे वाला प्रोडक्शन में चला जाएगा, यस। एंड क्या सिक्स्थ डे वाला परचेज आ जाएगा? सो अगेन माई स्टॉक ऑन सिक्स्थ डे विल बी 50,000। सेवेंथ डे क्या होगा? डे 2 चला जाएगा, -10। हाँ जी, डे 2 चला जाएगा, -10। क्या सेवेंथ डे का 10 और आ जाएगा? वेरी गुड। सो व्हाट विल हैपन नाउ, every day after 5 days we will see that company is maintaining a stock of 50,000 rupees. Clear हो गया या नहीं? So this is how do we find out this formula. So if somebody says RMCP is 5 days, what does it means? What does it means? तो आपने क्या बोलना है? That company is maintaining a stock of raw material which is equivalent to 5 times consumption per day. Which is equivalent to 5 times consumption per day. Yes, very well done. Great, great, great. So I hope everyone is clear with the funda of this. Okay. So consumption कैसे निकालते हैं आप सबको मालूम होगा। एनुअल कंजम्पशन आपको दिया होगा, डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे? 365 कर देंगे, तो इट विल गिव यू पर डे। अगर ये 5 वीक्स होता तो मेरा आंसर क्या होता? 5 इंटू कंजम्पशन पर वीक। और कंजम्पशन पर वीक कैसे निकालता मैं? अगेन एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय 52 कर देता मैं। अगर इन केस ये 5 मंथ्स होता तो 5 इंटू कंजम्पशन पर मंथ कर देते हम, और ऐसे में अगेन 5 इंटू एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय 12 हो जाता। यस, वेरी गुड। सो आपने रटना नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड करना है। डेज में दिया होगा तो पर डे, वीक्स में दिया होगा तो पर वीक, और मंथ में दिया होगा तो पर मंथ। Accordingly, we will decide whether we need to divide it by 365 or by 12 or by 52. So that depends upon the question information given to you, right? चलिए, very well done. That's very good. That's very good. So next जो हमने पढ़ा था, if you remember, तो हम लोगों ने पढ़ा था FGCP, Finished Goods Conversion Period. FGCP, Finished Goods Conversion Period. So now who will tell me if FGCP is, let's say, 10 days? What does it mean? That company is maintaining stock of finished goods. Company is maintaining stock of finished goods which is equivalent to 10 times. Which is equivalent to 10 times what? Cost of production per day. हाँ जी, cost of production per day. Stock of finished goods में 10 टाइम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। क्लियर है जी? और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? 100% मटीरियल, 100% लेबर, 100% ओवरहेड्स। व्हेन वी विल ऐड, बट ओवरहेड्स में याद रखना, लिख देना अदर देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स फिनिश गुड्स की स्टॉक की वैल्यूएशन करते समय नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। रीजन बता देता हूं क्यों नहीं लेते। बिकॉज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का बर्डन उन यूनिट्स पे जाता है विच आर सोल्ड, जिन्हें बेचा जाता है। सो जब भी हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू दोज गुड्स विच आर सोल्ड rather than which are in the stock. So क्योंकि we are calculating stock, so we will not consider selling and distribution expenses on the value of finished goods. Clear है? Very well done. Great. So let's start now. तो just before starting today's class, so I am giving you one question. आप मुझे stock of raw material और stock of finished goods निकाल दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखो जरा,
सपोज कंपनीज RMCP गिवन है, प्रियांश इज आस्किंग वेदर ओवरहेड इंक्लूड डेप्रिसिएशन। अभी बताऊंगा बेटा प्रियांश, आई विल टेल यू सून, है ना, अभी बताना है मुझे वो। लिखिए RMCP दिया हुआ है 2 वीक्स, FGCP दिया हुआ है 1 वीक, एनुअल प्रोडक्शन 52,000 यूनिट्स, रॉ मटेरियल ₹10 per unit, labor ₹8 per unit, overheads ₹2 per unit. Profit is 5, selling price 25. So using this information, you are supposed to calculate stock of raw material and stock of finished goods fast. हाँ जी, जल्दी जल्दी निकालना है बेटा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, सी RMCP गिवन है 2 वीक्स, इसका मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी ट्वाइस ऑफ कंजम्पशन पर वीक। सो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकालेंगे? अगर हमें 52,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है एंड 1 यूनिट में 10 रुपए का रॉ मटेरियल यूज होता है, तो हमारा एनुअल कंजम्पशन of raw material will be 5,20,000 divide by 52 करेंगे, we will get per week, so that is 20,000 rupees. Very well done, very well done. And what about FGCP? FGCP is given to you as 1 week, so stock of finished goods will be equal to one time cost of production per week. Yes, very well done. So that is 1 into production cost कैसे निकालेंगे आप? 52,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट में रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों ले लो बेटा, सो इट इज 20 डिवाइड बाय 52। इसको सॉल्व करेंगे, अगेन 20,000। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, दैट्स ग्रेट। Okay, fine. So we took 30 minutes now. So to revise your first lecture, तो अब लिखना शुरू करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। लिखेंगे नेक्स्ट जो हमें समझना है, लिखो रिसीवेबल पीरियड RP। अभी WIPCP कराना है मुझे, ठीक है, घबराना नहीं। ऊपर लिखेंगे RP रिसीवेबल पीरियड, लेट्स से ये दिया हुआ है 2 वीक्स या 5 डेज। रिसीवेबल पीरियड दिया हुआ है 5 डेज। नाउ प्लीज समझेंगे पहले आराम से, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन, ठीक है? ओके, लेट्स से कंपनी की डेली सेल्स 1 लाख रुपीस की है बेटा। पहले टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद लिखना है। सपोज कंपनी का डेली सेल कितना है? 1 लाख रुपीस। ओके, सो डे 1 कंपनी मेड अ सेल ऑफ 1 lakh rupees and company is giving receivable period का मतलब company is offering credit, debt collection period. So company is offering credit for 5 days. So now my question to you, अगर डे 1 में माल बिका 1 लाख रुपीस का, सो इट विल बी रिकवर्ड ऑन द 6th डे. ओके, डे 2
again there will be sale of 1 lakh rupees. So after day 2, total debtors will be 2 lakh. Day 3, again 1 lakh. Day 4, again 1 lakh. Day 5, again 1 lakh. Now you tell me, after 5 days, total debtors क्या 5 लाख रुपए के आ गए? Okay. Now who will tell me 6th day what will happen? क्या day 1 का amount recover हो जाएगा? Yes. And 6th day क्या 1 लाख रुपीस का credit sale add हो जाएगा? Right. So who will tell me 1 plus 1 minus क्या it will remain 5 lakh forever? Yes. So my question to you, if receivable period is 5 days, it means company's debtors will be 5 times sales per day. It will be 5 times sales per day. It will be 5 times sales per day. Yes. So if company's का receivable period is 5 days, so debtor will be 5 times sales per day. ओके अब ध्यान से देखेंगे जरा कि जब मैं ये लाइन बोलता हूं तो ऑल्टरनेटिवली एक ऑप्शन और भी होती है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे. नाउ सर व्हाट इज द रीजन ऑफ राइटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स? मैं आपको बताता हूं. सी हमारा चैप्टर का नाम क्या है? एस्टिमेशन of working capital requirement. ठीक है जी. My question to you is, suppose I am selling a product for 5 rupees. I am selling a product कितने का? 5 rupees का. But if it is costing me 4 rupees, if it is costing me 4 rupees, how much working capital is blocked? That is my question. You tell me what is the amount of working capital which is blocked. यहां देख के बताओ, what is the amount of working capital which is blocked? 5 rupees is my selling price and 4 rupees is my cost. What is the working capital which is requirement for the purposes of this sale? 5 रुपए में तो 1 रुपी प्रॉफिट भी है ना बेटा. Yes, very well done. सो अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो आंसर इज 4. ठीक है ना. तो अब क्या है कि आपकी बुक्स में समटाइम्स दे हैव टेकन इट एट कॉस्ट, समटाइम्स दे हैव टेकन इट एट सेल प्राइस. सो व्हेन दे आर टेकिंग इट एट सेल प्राइस तो इसको बोलते हैं टोटल अप्रोच, और इसको बोलते हैं कॉस्ट अप्रोच. So if I am using cost approach, I will be taking cost of sale. If I am using total approach, I will be using sale price. Very good. So I have the option either to go with cost or to go with the sales. So आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह से निकालना है. वैसे मैं आपको बता देता हूं कि ICSI ने ना ज़्यादा क्वेश्चन सेल्स पे सॉल्व करे हुए हैं. ठीक है, तो मैं आपको बता दिया आपको, हालांकि उन्होंने कॉस्ट पे भी करे हैं. सो व्हेन यू विल चेक तो प्लीज़ वेरीफाई, जब आप कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो फ्रॉम मॉड्यूल तो प्लीज़ चेक इट आउट कि वेदर दे हैव सॉल्व्ड एट सेल प्राइस और एट कॉस्ट. क्लियर है? ओके, वेरी वेल डन. सो आई एम वेरी श्योर रिसीवेबल पीरियड कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लिखेंगे ऑन द टॉप वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड. वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, WIPCP. अंकित मल्होत्रा, हम कैसे करें सॉल्व? आप सेल प्राइस पे ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हालांकि मेरी बुक से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आई हैव गिवन कॉस्ट अप्रोच बिकॉज कॉस्ट अप्रोच इज बेटर. बट इस बार ना क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों ने ना मेरे पास अपनी आंसर शीट भेजी है, तो अब पता नहीं ये लोग क्या करते हैं. बिकॉज सॉल्यूशन जो दिया गया था दैट वाज इन ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस, तो उन्होंने जितने बच्चों ने कॉस्ट पे सॉल्व किया था ना तो उनके मार्क्स काट लिए थे. ठीक है, तो आप क्या करो, सेल प्राइस पे करा करो इफ नथिंग इज मेंशन्ड. ठीक है ना? ओके.
सो WIP-CP चेक करेंगे जरा. WIP-CP दिया हुआ है 10 डेज. चलिए इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, पहले समझेंगे जरा. यस यस, देखिए सपोज करिए दिस इज माई फैक्ट्री. ठीक है, और इसमें वी हैव नंबर ऑफ प्रोसेसेस P1, P2, P3, P4, P5, P6. ठीक है, एंड when any input passes through these processes, it gives you output. When any input passes through these processes, it gives you output. ठीक है जी. let us presume it takes 10 days for input. हाँ जी, it takes 10 days for input to reach to output. Suppose it takes 10 days for input to reach to output. So now my question to you, suppose if input is being inserted over here, तो यहां पे वो कब आएगा? आफ्टर 10 डेज. तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रोडक्शन के अंदर डे 1 वाला यहां पर, डे 2 वाला भी यहां पर, डे 3 वाला भी यहां पर, डे 4 वाला भी यहां पर, डे 5, डे 6, डे 10 तक क्या माल हमारा फैक्ट्री फ्लोर पे ही रहेगा. और जब फैक्ट्री फ्लोर पे रहेगा तो इसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस. तो अब हमें क्या कहा जाता है कि अगर WIP-CP इज 10 डेज, मतलब इट इज टेकिंग 10 डेज फॉर कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू आउटपुट, so definitely company in that case will maintain a stock of WIP which is equal to 10 times. 10 times क्या लिख लीजिए? वर्क कॉस्ट पर डे. वर्क कॉस्ट पर डे. ठीक है जी. अब बच्चा कहता है सर व्हाट इज वर्क कॉस्ट? लिख लीजिए, while calculation of work cost we will take 100% material cost and 50% of conversion cost, assumption basis. बच्चा कहता है व्हाट इज कन्वर्जन? तो लिख लीजिएगा लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. इसमें एडमिन नहीं आता बच्चे, ओनली फैक्ट्री ओवरहेड्स. सो लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों को सम अप करो, दिस इज योर कन्वर्जन कॉस्ट. उसका 50%. ठीक है ना? सो लिख लीजिएगा इन केस ऑफ वर्क कॉस्ट we do not consider office and admin and selling and distribution overheads. In case of work cost, we do not consider office and admin and selling and distribution overheads. अच्छा, एक पॉइंट ना हमसे मिस हो गया, लिख लीजिए. रिसीवेबल पीरियड अगर 5 डेज होता है तो डेटर विल बी 5 टाइम्स, यहां पे लिखेंगे क्रेडिट सेल्स. हाँ जी, प्लीज यूज द वर्ड क्रेडिट सेल्स. So whenever receivable period यानी कि debt collection period is 5 days, so debtor will be 5 times credit sales per day.
5 टाइम क्रेडिट सेल पर डे। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर वाई टू टेक क्रेडिट सेल ओनली। हाँ जी, एनीबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन, वाई वी आर कंसिडरिंग ओनली क्रेडिट सेल? द रीजन इज वेरी सिंपल। बताओ डेटर्स कब बनते हैं हमारे? हाँ जी, डेटर्स आर रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? डेटर्स आर रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? वेरी गुड, डेटर्स आर ऑलवेज रिजल्टेंट ऑफ क्रेडिट सेल्स. So that is why we consider only credit sale wala portion while computing your debtors. Yes, very good. Very good, very good. Okay. So अब लिखेंगे जरा, next is your deferral period. फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे फुल फ्लेज. ऊपर हेडिंग डालनी है डेफरल पीरियड. डेफरल पीरियड. नाउ सी डेफरल पीरियड में एक तो आएगा सप्लायर पीरियड, यानी कि द पीरियड विच इज बीइंग ऑफर्ड टू यू फ्रॉम सप्लायर साइड. दूसरा आ जाता है लैग. लैग का मतलब क्या होता है? डिले. डिले इन वेजेस, ओवरहेड्स लाइक दिस. ठीक है जी. सो हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे. सपोज सप्लायर इज ऑफरिंग 5 days क्रेडिट टू अस. एक सप्लायर जो है 5 days का क्रेडिट हमें ऑफर कर रहा है. और अगर मैं ये कहूं कि मेरी क्रेडिट परचेज पर डे 5 लाख रुपीस की है, तो बताओ मेरे ऑल टाइम क्रेडिटर्स कितने होंगे? वेरी सिंपल ना. देखो, आपने डे 1 पे क्रेडिट परचेज करा 5 लाख रुपए का, नथिंग टू पे. नथिंग टू पे. वाई? बिकॉज दे हैज ऑफर्ड अस क्रेडिट ऑफ 5 days. ओके. डे 2 आई विल अगेन परचेज फॉर 5 lakhs. माई टोटल क्रेडिटर्स विल बी 10 lakhs. Day 3 I will again purchase for 5 lakh. My total creditor will be 15 lakh rupees. Day 4 again 5 lakh. Day 5 again 5 lakh. Now who will tell me what will happen on the 6th day? I will have to pay this. And I will take a new credit of 5. So my total creditor in all cases will be kitna? 25 lakh rupees. So how do we calculate this? If supplier period is 5 days, if supplier period is 5 days, very well done, my creditor will be equal to 5 times credit purchase per day. 5 times credit purchase per day. Again, we will be considering credit portion only, because creditors are the resultant of credit purchases. Creditors are the resultant of credit purchases. तो ये ध्यान रखना है आपने. So whenever we are supposed to find out creditors, so we will finding out कैसे? जितना भी हमें पीरियड दिया हुआ है into credit purchase. If it is given in days, so per day, week तो per week, month तो per month. Very well done. That's very good. That's very good. So this is all done now. Moving to the next part, that is lag portion. Suppose lag in wages is given to me 2 weeks. Now what is the meaning of lag in wages by 2 weeks? It's very simple. We are delaying our wages by 2 weeks. Let's say Maruti company is having wages per week of 20 lakh rupees. सपोज मारुति कंपनी का पर वीक का वेज बिल बहुत कम लिखा है मैंने, 20 करोड़ लिख लो. ना हु विल टेल मी, अगर मारुति कंपनी का पर वीक का वेज रेट 20 करोड़ रुपीस है और अगर वो 2 वीक्स का लैग लेके चल रही है, लैग समझते हैं ना, डिले. सो हु विल टेल मी आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी आ रही होंगी? इट इज ट्वाइस ऑफ वेजेस पर वीक.
twice of wages per week will give you the outstanding wages. So the outstanding wages will be equal to twice of wages per week. That's very good. Very well done, very well done. ठीक है. So outstanding wages कैसे निकालना है? I hope so clear to everyone. That's very good. So I hope estimation of working capital is done now. अब इसके अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट्स आएंगे, बट उससे पहले आई एम डूइंग वन क्वेश्चन विद यू. फिर उसके बाद मैं आपको बहुत कुछ लिखवाऊंगा, हर छोटे छोटे पॉइंट लिखवाऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे वाइल सॉल्विंग योर क्वेश्चन. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन वेरी सिंपल, लिखेंगे जरा. आरएमसीपी दिया हुआ है 1 वीक, WIPCP दिया हुआ है हाफ वीक, FGCP 1 week, receivable period 2 weeks, supplier period 1 week, lag in wages 4 weeks. लिखेंगे annual production. Annual production 26,000 units. Annual production 26,000 units. Raw material 100 रुपये per unit. Labor cost 80 rupees per unit. Overheads including depreciation 30 rupees per unit. Selling price is 150. This is 210, sorry. Selling price is 250. So using this information you are supposed to estimate my working capital. आपको मैं just 2 मिनट दूंगा, आपने करके दिखाना है. Within 2 minutes everyone is required to calculate working capital estimation और उसके बाद 5 स्पेशल पॉइंट लिखवाने हैं. ठीक है, जल्दी जल्दी लिखेंगे जरा. वेरी गुड. हाँ, लिख लीजिएगा, नोट बना के लिखेंगे. पहला नोट, हाँ जी, नोट 1 लिखेंगे. एस्टिमेट करना है वर्किंग कैपिटल को ऑन कॉस्ट बेसिस. सो यू आर सपोज टू कैलकुलेट ऑन कॉस्ट बेसिस. मतलब कौन बताएगा? डेप्रिसिएशन अगर 10 रुपये है, सपोज अगर डेप्रिसिएशन इज 10 रुपीज, सो ओवरहेड आप कितना लोगे? 30 लोगे या 20 लोगे? कॉस्ट पे निकालना है हमें. हाँ जी, इन केस अगर डेप्रिसिएशन इज गिवन 10 रुपीज, सो इफ वी आर सपोज टू कैलकुलेट एट कॉस्ट, तो हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे. इसको ऐसे लिखिएगा, ऑन कैश कॉस्ट, कैश कॉस्ट बेसिस. यूज द वर्ड कैश कॉस्ट बेसिस. Estimate working capital on the basis of cash cost basis. जल्दी जल्दी करके दिखाइए, ज़्यादा समय नहीं दूंगा मैं आपको. आइए देखते हैं जरा. सबसे पहले वी विल बी टेकिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP,
stock of finished goods, debtors, that will give you gross working capital, माइनस करेंगे क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, सो दैट विल गिव मी नेट वर्किंग कैपिटल. शुभम ने निकाल भी लिया, वेरी गुड. नाउ हु विल टेल मी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकलेगा? RMCP इज 1 वीक, सो 1 into consumption of raw material per week. So 26,000 पूरे साल का प्रोडक्शन है, इंटू 100 करेंगे, टोटल कंजम्पशन आ जाएगा रुपीस में, डिवाइड बाय करेंगे आप 52. ठीक है जी. वर्क इन प्रोग्रेस कितना आएगा? हाफ इंटू WIPCP कितना है? हाफ. तो आप लिखेंगे हाफ इंटू, मैंने कहा था कि जब आप वर्क कॉस्ट लेते हैं तो मटेरियल पूरा लेना है, लेबर और ओवरहेड आधा आधा लेना है. अब ओवरहेड कितना लोगे? पूरा 30 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन या एक्सक्लूड करके? एक्सक्लूड करके. तो 20 ये 80 ये, टोटल कितना हो गया? 100. 100 का 50%, तो आपने कितना लेना है? 50. डिवाइड बाय 52 करेंगे आप. ठीक है. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, FGCP दिया हुआ है 1 वीक, सो 1 into 26,000 into मटीरियल पूरा, लेबर पूरा, ओवरहेड भी पूरा, डिवाइड बाय 52. डेटर्स, रिसीवेबल पीरियड दिया हुआ है 2 वीक्स. अब क्योंकि मैंने लिखा था कैश कॉस्ट बेसिस, टोटल अप्रोच नहीं बोला मैंने, कैश कॉस्ट, तो इसका मतलब डेटर को भी जब आप निकालोगे तो आपने कॉस्ट लेनी है बेटा. हाँ, अगर मैं नहीं लिखता तो आप निकाल लेते एट सेलिंग प्राइस. तो अगर किसी ने सेलिंग प्राइस पे निकाली है तो क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन था तो आपने कॉस्ट लेनी थी. अगर नहीं दिया होता तो सेलिंग प्राइस भी ठीक था. तो मेरे ख्याल से ये सबका आ गया होगा. क्रेडिटर्स के लिए बताओ सप्लायर पीरियड क्या है? 1 वीक, सो 1 into जितना आपने परचेज करा होगा, तो 26,000 इंटू रॉ मटीरियल 100 डिवाइड बाय 52. ठीक है जी. और लैग इन वेजेस कितना दिया हुआ है? 4 वीक्स, तो 4 into, बताओ हमारा एनुअल वेजेस कितना आएगा? 26,000 into 80 इज माई एनुअल वेज, डिवाइड बाय 52. सो अगेन दिस विल बी योर आउटस्टैंडिंग वेजेस. आई होप एवरी वन इज करेक्ट विद दिस. इसको सॉल्व कर लीजिएगा. सो दैट इज वॉट, हाउ डू वी कैलकुलेट एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. अगर यहां पे लिखा होता 80% सेल्स आर ऑन क्रेडिट, 80% सेल्स ऑन क्रेडिट, तो आप मुझे बताओ डेटर निकालते समय क्या जो भी आंसर आया था उसका 80% कर देना. वेरी वेल डन. डेटर निकालते समय 80% कर देना. हाँ जी, डेटर निकालते समय 80% कर दीजिएगा, ये ध्यान रखना है आपने. मैंने कर तो दिया बेटा, इसको आप तो कर लो ना इसको. अब मैं निकालूंगा ना तो फिर हर चीज में बहुत टाइम लगेगा आपको. पूरा तो मैंने कर दिया, अब सॉल्व तो आप करोगे ना. ये आएगा 37,500. मेरे लल्लुओ, खुद भी कुछ करना है आपने.
ये 50,000 आएगा, ये 37,500, ये 1 लाख आएगा, ये 2 लाख आएगा, ऐसे ही निकाल लेना बस। ठीक है जी, चलो, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, ग्रेट 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 ग्रेट। लिखो जरा स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट नंबर 1, in above question we presumed that consumption and purchases both are same। हाँ जी, हमने एक assumption लिया है, एक hidden assumption लिया आपने। You have taken one hidden assumption that consumption and purchases both are same। नंबर 2 लिखेंगे जरा। In case of cash cost basis, we ignore depreciation and profit margins। ना तो हम डेप्रिसिएशन लेते हैं और ना ही हम प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं। ना हम डेप्रिसिएशन लेते हैं और ना ही हम प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं, ध्यान रखना। जब आप कैश कॉस्ट बेसिस फॉलो करते हो, सो इग्नोर करो डेप्रिसिएशन एंड इग्नोर करो प्रॉफिट मार्जिन्स। तीसरा लिखेंगे, while computing production cost we ignore selling and distribution overheads। हम इग्नोर कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है जी, आप क्या इग्नोर करोगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को आप इग्नोर करोगे पूरी तरह से। ठीक है सर, ऐसे लिखना है आपने। हाँ जी, while computing work cost we ignore office overheads and selling and distribution overheads। दोनों चीजें आपको इग्नोर करनी होती है, सेलिंग भी और ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी। ठीक है जी, लो जी, तो ये हमारे सब सारे स्पेशल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ऊपर एक हेडिंग डालनी है सबने, ऑपरेटिंग साइकिल, हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल। सर कई बार क्वेश्चन उल्टा भी आ जाता है, वर्किंग कैपिटल गिवन होगी और आपको निकालना होगा साइकिल। नितिशवत कह रहा है कि सर एग्जाम में फॉर्मूला लिखना होता है। लिख लोगे तो ज्यादा अच्छी बात है यार, है ना? फॉर्मूला लिखने से और बेटर प्रेजेंटेशन हो जाएगी। चलिए, हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल ध्यान से देखना सबने। मैं डिराइव करके दे रहा हूं, पहले सुनिएगा जरा ध्यान से। अगर मैं ये कहूं कि RMCP इज 5 days, तो आप ये बोलते थे
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 5 टाइम्स कंजम्पशन पर डे, यही बोलते थे ना आप? तो मुझे बताओ 5 क्या होगा? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय कंजम्पशन पर डे। 5 के बदले में आप लिख लीजिए RMCP। एक सेकेंड ना, नितिशवत आपका एक्सी है या फाइनल है? नितिशवत आपका एक्सी है या फाइनल है बेटा? हाँ, अगर एक्सी है तो चलेगा। फाइनल वालों का 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पूरी प्रेजेंटेशन चाहिए उसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी अंकित भैया, फिर आपको पूरी प्रेजेंटेशन चाहिए। कुछ पेपर में टाइम नहीं लगेगा, पेपर सारा तभी आएगा आपको जब पूरा प्रेजेंटेशन अच्छे से दोगे, ठीक है ना? चलो लिखो जरा RMCP का फॉर्मूला, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन कंजम्पशन पर डे। आवाज मार दो फटाफट से, बोल दो। सुनिएगा जरा ध्यान से, सब कॉपी पेन 2 मिनट बंद करेंगे। मेरा क्वेश्चन है, जब हम नीचे रखेंगे कंजम्पशन पर डे तो RMCP किस में आएगा? डेज में। अगर मैं ऐसा लिख दूं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू कंजम्पशन पर वीक। नाउ हु विल टेल मी, जब मैं कंजम्पशन पर वीक लिखूंगा तो RMCP डेज में आएगा या वीक्स में आएगा? जल्दी जल्दी आवाज मार दो। तुम वहां से आवाज मारो, मेरे को सुनाई दे जाएगी। अगर नीचे पर वीक लिख दूंगा तो RMCP किस में आएगा? वीक्स में। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, आई होप सो डेरिवेशन समझ आ गया। यस, तो अब लिखेंगे जरा सारे। RMCP इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन कंजम्पशन पर वीक, सॉरी पर डे लिख लो। अरे कोई नहीं बोलेगा यार, पागल हो गए। जब रिजल्ट आएगा ना बेटा, जब रिजल्ट आ जाएगा और जब तू रिजल्ट दिखाएगा ना तो सब बोलेंगे भाई साहब ये लड़का सही था, बंद कमरे में आवाजें मारता था। ठीक है ना? तो सारे घर वाले जो है ना वो रिजल्ट के ऊपर डिसाइड करते हैं कि बच्चा कैसा है हमारा। हाँ, पागलपन चाहिए, पागलपन। चलिए इधर देखेंगे जरा, तो आपकी बुक में फॉर्मूला क्या दिया हुआ है मालूम है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय 365। सो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एनुअल कंजम्पशन इनटू 365। यस, वेरी गुड। लिखो WIPCP, स्टॉक ऑफ WIP रूबी, अगर सेम क्वेश्चन इज सॉल्व विद द टोटल अप्रोच तो डेटर्स में तो लेंगे हम डेप्रिसिएशन, ठीक है, और वैसे हम छोड़ सकते हैं। डेटर में तो लेना पड़ेगा रूबी।
स्टॉक ऑफ WIP नीचे लिखेंगे वर्क कॉस्ट, अगर ना दिया हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ना दिया हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। FGCP स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर बाई चांस मिसिंग हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। ठीक है जी, लिखेंगे RP रिसीवेबल पीरियड डेटर्स डिवाइड बाय, या तो आप कॉस्ट ऑफ सेल ले लेना या फिर क्रेडिट सेल्स ले लेना इनटू 365। याद रखिएगा मैं बार बार इनटू 365 कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं डेज में। हाँ जी, आई एम कैलकुलेटिंग इन डेज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल दोनों गिवन हो तो मर्जी है तेरी। किसके लिए पूछ रहा है? नितिश किसके लिए पूछ रहा है? सप्लायर पीरियड क्रेडिटर्स अपॉन क्रेडिट परचेजेस इनटू 365। FGCP के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑलवेज बेटर। लैग इन वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस डिवाइड बाय वेज बिल पर डे, और पर डे निकालने के लिए एनुअल वेजेस इनटू 365। ठीक है जी, तो अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल के लिए। वी विल बी ट्राइंग फ्यू क्वेश्चन फॉर ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है जी, आ जाओ जरा। क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, कैलकुलेटर लेके बैठ जाना। ठीक है, 2 मिनट के अंदर हम फटाफट से 2-2 मिनट में एक एक क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखनी है सबने। फर्स्ट इलस्ट्रेशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिया हुआ है और रॉ मटेरियल का स्टॉक दिया हुआ है। 1 ईयर में 360 डेज लेने हैं। बताओ व्हाट विल बी RMCP। मैंने क्या बोला था? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय कंजम्पशन पर डे चाहिए। अब ये दिया हुआ है एनुअल कंजम्पशन, तो पर डे बनाने के लिए डिवाइड बाय 360 करेंगे जो घूम के ऊपर आ जाएगा। तो मुझे बताओ RMCP कितना आएगा? 50,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 360, सो ये आ जाएगा 30 डेज। 30 डेज, वेरी गुड।
नेक्स्ट देखेंगे जरा, ये ठीक करना है इसको हमें। वर्क कॉस्ट दिया हुआ है 5 लाख और वर्क कॉस्ट इन्वेंट्री दी हुई है 30,000। हाँ जी, कौन बताएगा? WIPCP का फॉर्मूला क्या था? स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइड बाय वर्क कॉस्ट पर डे, ये एनुअल दिया हुआ है, इनटू 360 कर दीजिए। सो 30,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 360, 21.6 है, तो इसको आप 22 कर सकते हैं। 22 दिन। वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे जरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है 8 लाख और फिनिश गुड्स का स्टॉक दिया हुआ है 40,000। तो FGCP क्या था? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 360। सर ये आ जाएगा 18 डेज। 18 डेज, वेरी गुड। डेटर का कलेक्शन पीरियड सीधा ही दिया हुआ है 45 दिन, तो रिसीवेबल पीरियड 45 दिन। इनको आप कर लीजिए ऐड, 30 + 20 2 + 18 + 45 115, यह आ जाएगा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। और सप्लायर ने हमें उधार दिया है 30 डेज का, तो 85 डेज की हमारी क्या निकल आई? नेट ऑपरेटिंग साइकिल। सो नेट ऑपरेटिंग साइकिल फाइनली हमारी आ गई 85 डेज की। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आपके पेपर में आया था। इस क्वेश्चन के बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, दोबारा देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कहता है इंडस्ट्री की ऑपरेटिंग साइकिल गिवन है और हमें कह रहा है आप अपनी निकाल लो। ये डाटा गिवन है हमें, सामने देखना जरा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 80। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? RMCP इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय, क्या हमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन चाहिए था? यस, बट इन्होंने दिया हुआ है परचेज। देखिए वैसे हमें कंजम्पशन चाहिए, बट अगर कंजम्पशन नहीं दिया तो क्या परचेज से काम चल जाएगा? तो लिख लीजिएगा रॉ मटेरियल स्टॉक 80 डिवाइड बाय परचेजेस पर डे करना है मुझे, तो इनटू क्या कर देना आप? 360। हाँ जी, इनटू क्या कर देना? 360। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो 365 ही ले लो, फिर मर्जी है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो 360, नहीं तो 365 ही लेना, जैसे आप लेते हो। ठीक है, वैसे सॉल्यूशन में 360 लिया हुआ है, 360 ले लेंगे तो ये 48 डेज आ जाएगा। अगला ध्यान से देखना, गड़बड़ होएगी। स्टॉक ऑफ WIP दिया हुआ है, हमने क्या कहा था? नीचे क्या चाहिए? वर्क कॉस्ट, नहीं दिया हुआ। फिर मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लेना, नहीं दिया हुआ। फिर मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ सेल ले लेना, तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल ही लेना पड़ेगा? यस। तो WIPCP में 85/2100 करना पड़ेगा। रीज़न समझ आ रही है ना? वैसे तो क्या चाहिए? वर्क कॉस्ट, ना हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट, ना हो तो कॉस्ट ऑफ सेल। तो मेरी मजबूरी थी यहाँ पर कि मुझे क्या लेना पड़ा? कॉस्ट ऑफ सेल लेना पड़ा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 15 दिन। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो FGCP कैसे आएगा?
180 डिवाइड बाय, मुझे बताओ, वैसे तो हमें चाहिए प्रोडक्शन कॉस्ट, मैंने क्या कहा था, ना दी हो प्रोडक्शन कॉस्ट तो क्या ले लेना, प्रोडक्शन कॉस्ट ना दी हो तो क्या ले लेना, कॉस्ट ऑफ सेल ले लेना। तो क्या इसमें भी हमें 2100 इंटू 360 करना पड़ेगा? यस, 31 डेज। एवरेज क्रेडिटर दिए हुए हैं 90, तो सप्लायर पीरियड आ जाएगा 90 अपॉन परचेजेस इंटू 360, ये माइनस करेंगे हम, 90 डिवाइड बाय 600 इंटू 360, 54 माइनस करना है हमें। वेरी वेल डन। नाउ हु विल टेल मी रिसीवेबल पीरियड कैसे आएगा? एवरेज डेटर अपॉन सेल ले लो इंटू 360, मैंने कहा था कॉस्ट भी ले सकते हैं सेल भी ले सकते हैं। 42 डेज, तो ये सारा हम ऐड करेंगे, उसमें से 54 माइनस करेंगे, तो यू विल गेट योर नेट ऑपरेटिंग साइकिल। हाँ जी, क्या मिल जाएगा? नेट ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं जो पेपर में आया। जो बच्चे रट्टा मारते हैं ना, वो लोग फंस गए इस क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या आया था। ये क्वेश्चन था, हमारी स्टॉक्स दिए हुए हैं, डेटर दिए हैं, क्रेडिटर दिए हैं, परचेजेस दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया है और सेल दिया है। नितिश, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही लियो तू, है ना? इस क्वेश्चन को पहले जरा सारे देखेंगे, जरा बताता हूं गड़बड़ कहां पे है। अब कई बच्चे ना क्या करते हैं, आरएमसीपी को ना रट्टा मार लेते हैं। अब रट्टे कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय कंजम्पशन इनटू 365। अब हर बच्चा क्या करता है ना, इसको रट्टा मार लेता है। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, इनटू 365 हमेशा करना है क्या? हाँ जी, कौन बताएगा? क्या इनटू 365 हमेशा करना है? वेरी गुड अंकित। बेटा नहीं, इंटू 365 हम इसलिए करते थे क्योंकि हमें पर डे बनाना था इसको। लेकिन अगर मैं कहूं कि पहले ही कंजम्पशन पर डे दिया हुआ है, तो क्या इंटू 365 करोगे क्या आप? नहीं करेंगे। वेरी वेल डन। यस, तो इसका मतलब ये हो गया, सुन लीजिए, अगर आपको पहले से पर डे गिवन है तो इंटू मत कर देना। अब देखो बच्चों ने इस क्वेश्चन में क्या करा था, मैं आपको बताता हूं गलती कहां पे करी थी बच्चों ने। कई बच्चों ने ना रट्टे मारे हुए थे। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 1,80,000 डिवाइड बाय परचेजिंग दिया हुआ था 2,500, और वो ये पढ़ना भूल गए कि यहां पे पर डे लिखा हुआ है। अब उन्होंने क्या करा, इंटू 365 कर दिया। अब देखो उनके साथ क्या हुआ। देखो उनका आंसर क्या आ रहा था, 26280 डेज। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड
इसमें 365 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, कारण क्योंकि ऑलरेडी ये पर डे ही गिवन था, और जब कोई चीज पर डे गिवन होती है तो उसको इंटू 365 करने का कोई मतलब ही नहीं था। वेरी वेल डन। ये कुछ नहीं है यार, ये कंफ्यूजन के लिए था, हमें तो ये देखना था ये पर, अगर एनुअल दिया होता ना तो ये काम का हो जाता, अगर एनुअल होता तो मैं इंटू 340 करता। यस, Kanika Soni, can we get this booklet? I have already shared today with on my Telegram channel. टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी शेयर करा है इसको। चलिए, वेरी वेल डन। तो मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग साइकिल क्लियर, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल क्लियर। जाते जाते एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे सबसे चाहिए, सबसे। जितने बच्चे यहां पर, मुझे 115 बच्चे चाहिए दिख रहे हैं, तो 115 बच्चे कमेंट करेंगे, मैं चेक करूंगा हर बच्चे का आंसर। ठीक है, लिखो जरा फटाफट से। हाँ जी, लिखना है सबने। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐसा कुछ डालूंगा जो आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे जरा। एनुअल प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन 73,000 यूनिट्स, 1 ईयर 365 डेज। कॉस्ट, रॉ मटेरियल 10, लेबर 5 रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड्स 3 रुपए, ऑफिस ओवरहेड्स इंक्लूडिंग 5 रुपए डेप्रिसिएशन 12 रुपए, टोटल कॉस्ट 30, प्रॉफिट 5, सेल प्राइस 35, RMCP 20 days, WIPCP 5 days, FGCP 10 days, RP 7 days, supplier period again 7 days, कैश इन हैंड 10,000, कैश इन हैंड 10,000। आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, कैश कॉस्ट बेसिस। ठीक है जी, तो आई होप ये निकल जाएगा आपसे, ठीक है। तो होपिंग फॉर दैट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस वेरी इजीली। ठीक है जी, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा, और ये जरूर बताइएगा कि आपको लाइव क्लास में पढ़कर कैसा लगा, ठीक है। और कल फाइनल वालों का टेस्ट जो है वो आपके ट्विटर, उसमें योर टेलीग्राम चैनल में आएगा। आपको वो पेपर पूरा सॉल्व करना है और आपका ये चैप्टर पूरा वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है जी।
चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखना है सबने, और मम्मी पापा का भी ध्यान रखना है, भैया बहना का भी ध्यान रखना है, और खूब पढ़ाई करनी है, और टारगेट लेके चलना है कि हमें 80+ 90+ लाने हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना है, ताकि सारे बच्चों का, इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एफएम का पेपर है, उनको कुछ बेनिफिट हो सके। और कोशिश करो तो उनको वॉचिंग करवाओ, ज्वाइन करवाओ, ठीक है जी। चलो थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कैपिटल बजटिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है जी। चलो अभी तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चलेगा ना, तो वी विल बी डूइंग रिसीवेबल मैनेजमेंट लाइक दिस, यस। चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।